तो नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले हमारे जितने भी प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। कल यानी कि 17 अप्रैल 2024 की सुबह 7 बज रहे थे। मेरठ जेल, चौधरी चरण सिंह जेल में एक पुलिस वार्डन, जिसकी ड्यूटी रहती है कि जितने भी कैदी जेल में बैरकों में बंद रहते हैं उनकी देख रेख करना, उनकी गिनती करना और उनके प्रतिदिन के जो भी उनके कार्य हैं उसकी देखभाल करना। अब वह सुबह 7 बजे उसकी ड्यूटी रहती है। पुलिस वाला उठता है और हाथ में एक डंडा लेता है और बैरकों में देखते हुए जाता है। तो कुछ बैरकों में नॉर्मल कैदी रहते हैं, तो वहाँ तो सब कुछ सही रहता है, सबकी हाजिरी लगती है। लेकिन जब वह तन्हाई बैरिक में जाता है, तन्हाई बैरिक में फांसी की सजा पाए हुए कैदी, आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी रहते हैं, तो एक तन्हाई बैरिक में जाता है, वहाँ सब कुछ सही मिलता है। दूसरी बैरिक में जाता है तो वहाँ देखता है कि तन्हाई बैरिक में काफ़ी अंधेरा है। लाइट जलाने के बाद पुलिस वाला देखता है कि अंदर एक कैदी सो रहा है, उसके ऊपर सफ़ेद कलर की चादर है। उसके बगल में एक और कैदी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, वह वहीं पर सोया हुआ है। अब वो आवाज़ देता है तो जो बिना चादर वाला कैदी रहता है, जिसका नाम देवी सिंह रहता है, वह खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर, मैं सही सलामत हूँ और मैं ठीक हूँ। अब दूसरे कैदी की बारी आती है। जब पुलिस वाला उस कैदी को आवाज़ देता है, उस कैदी का नाम रहता है रोहित। जब रोहित को आवाज़ देता है तो रोहित कुछ भी नहीं बोलता, न हिलता न डुलता। अब पुलिस वाले को कुछ संदेह होता है। वह ताला खोलकर अंदर जाता है तो देखता है चद्दर हटाने के बाद कि वह मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। अब फौरन ही वह अपने अधिकारियों को बताता है, जेलर को बताता है। जेलर साहब जैसे ही सुनते हैं कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी रोहित की सलाखों के अंदर ही तन्हाई बैरिक में मौत हो गई है, अब उनकी हालत खराब हो जाती है, सर से पसीने छूटने लगते हैं। अब वो अपने कुछ पुलिस वालों को लेकर भागते हुए, दौड़ते हुए जाते हैं। जाकर डॉक्टर को भी बताया जाता है। डॉक्टर भी जेल के अंदर के आते हैं, चेक करते हैं तो बताते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। अब उसकी मौत हो चुकी है। इधर जेलर के सर से पसीना छूट रहा था। वार्डन जो ड्यूटी पर था, उसके सर से भी पसीने निकल रहे थे। हालत जेलर की और वहाँ के पुलिस वालों की खराब थी। अब पुलिस वाले फौरन ही उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि नाक और आँख कान के पास थोड़े थोड़े ब्लड लगे हुए हैं। अब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। घर वालों को फ़ोन किया जाता है। अब घर वालों में उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसका भाई, जैसे ही पता चलता है कि जेल में उसके भाई का कत्ल कर दिया गया है और उसकी मौत हो चुकी है, अब जैसे ही घर वाले सुनते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल रहता है। पत्नी अलग रो रही थी, भाई अलग रो रहा था, माँ अलग रो रही थी। तीनों की हालत बेहद खराब थी। लेकिन वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको पता चलता है कि रोहित आजीवन कारावास की सजा जो काट रहा था, उसकी जेल में ही किसी ने हत्या कर दी है। तो वो लोग कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यह बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया है जेल में और घर परिवार रो रहा है, उसके घर में मातम फैला हुआ है, और वहीं कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आखिर बात क्या है? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गला घोटकर उस व्यक्ति की हत्या की गई थी। बाद में जो साथ में उसका साथी रहता है, जो उसके साथ तन्हाई बैरिक में था, देव सिंह, देवी सिंह, देवी सिंह अपनी माँ का कत्ल कर, माँ के कत्ल के जुर्म में ही जेल के अंदर आया था और उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह भी तन्हाई बैरिक में रोहित के साथ सजा काट रहा था। रोहित जो कि एक महिला के साथ इतना घृणित कार्य किया था, उसमें उसको सजा मिली थी। सजा बाद में माफ हो जाती है, लेकिन फिर से महिला संघर्ष करती है और रोहित को आजीवन कारावास हो जाता है। अब देवी सिंह से जब पुलिस पूछताछ करती है तो देवी सिंह बताता है कि रात में दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई थी जो उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गुस्से में आकर रोहित की गला दबाकर उसी के चादरों से हत्या कर दी और नाक आंख से जब ब्लड आया तो उसको साफ कर खुद वहीं
सबके पास सो गया ताकि किसी को पता न चले। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। जांच पड़ताल में एक और हकीकत सामने आती है जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। अब रोहित के साथ ऐसा क्या हुआ था, रोहित ने ऐसा क्या किया था कि उसको आजीवन कारावास हुआ। आइए चलते हैं आज से 6 साल पहले। दरअसल मेरठ का रहने वाला रोहित रोहित से पहले रोहित जिस लड़की के साथ जघन्य अपराध किया था, वह लड़की मेरठ के एक क्षेत्र का रहने वाली बेहद ही सभ्य परिवार से, शरीफ परिवार से, एक मिडिल क्लास की लड़की रहती है। बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है और बेहद ही चरित्रवान लड़की रहती है, साफ सुथरी लड़की। अब उसके घर के खर्च चल नहीं पा रहे थे, तो अपने माता पिता से बातचीत करती है और काफ़ी पढ़ी लिखी रहती है। तो गांव का ही एक स्कूल रहता है, प्राइवेट स्कूल रहता है, निजी स्कूल रहता है। वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है अजब सिंह, जो कि स्कूल का संचालक रहता है, मैनेजर रहता है। अब एक दिन उसके घर आता है, बातचीत होती है, तो बताता है कि एक काम करो कि तुम काफ़ी पढ़ी लिखी हो, तुम मेरे स्कूल में आ जाओ, तुम्हारी नॉलेज भी बनी रहेगी और कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे, जिससे घर का भी खर्च चलता रहेगा और मेरा स्कूल भी सही सलामत चलता रहेगा। अब लड़की तैयार हो जाती है, अगले दिन से स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने लगती है। लड़की बेहद ही खूबसूरत चरित्रवान लड़की अब अपने माता पिता के सम्मानों को लेकर, इज्जत को संभाल कर स्कूल में पढ़ा रही थी। शाम होती है, जैसे ही बच्चे घर जाते हैं, अब टीचर भी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अजब सिंह जो संचालक रहता है वह उस अध्यापिका को रोक लेता है। कहता है कुछ काम है, तुम ऑफिस में मिलकर जाना। जब अध्यापिका कमरे में जाती है तो अजब सिंह उससे अजीब तरह की बातें करने लगता है। उसके साथ ऐसी ऐसी अश्लील बातें करने लगता है कि वह सन्न रह जाती है। वह कहती है कि सर, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जैसा आप समझ रहे हैं। अब अजब सिंह उसका हाथ पकड़ता है, अपने पास बैठा लेता है। लड़की किसी तरह से हाथ छुड़ाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर जब वह स्कूल जाती है तो अजब सिंह अपने ऑफिस में बुलाता है और बुलाकर उससे बातचीत करता है। अब उसके साथ वह उसके शरीर को टच करने लगता है। अब लड़की इसका विरोध करती है। वो कहती है देखिए, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ, और जो आप समझ रहे हैं मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, इसके लिए आप किसी और को तलाश लीजिए। लेकिन फिर लड़की वहां से चली जाती है। अगले दिन लड़की स्कूल नहीं जाती है तो अजब सिंह उसे फ़ोन करता है। फ़ोन कर कहता है कि तुम स्कूल नहीं आई हो, स्कूल में काफ़ी काम पड़ा हुआ है। लड़की फिर से स्कूल जाती है और अपना बच्चों को पढ़ाती है, स्कूल का जो भी काम बचा रहता है वो करती है। उस दिन तो वो सही सलामत घर चली आती है। कुछ दिन बाद जब वह स्कूल में एक फंक्शन रहता है, सभी लोग घर चले जाते हैं, तो वह वहीं पर अजब सिंह उसे रोकता है। बातचीत करते करते उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। अब लड़की परेशान हो जाती है। परेशान होकर अजब सिंह को डांटती है और कुछ उल्टे सीधे शब्द भी कहती है, और वहाँ से कहने के बाद स्कूल छोड़कर घर चली जाती है। अब जब 2-3 दिनों तक वो स्कूल नहीं जाती है तो माता पिता भी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, तुम्हारा स्कूल नहीं जा रही हो? तो वह कहती है पापा, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, वहाँ का जो संचालक है वह बेहद बदतमीज टाइप का है, मैं उसके स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं आप लोगों का सम्मान करती हूँ। अब पिता बहुत खुश होता है, रोने लगता है। कहता है बेटा कोई बात नहीं, इज्जत की ज़िंदगी जियो, जिल्लत की नहीं। अब वह अपने बेटी से कहता है ठीक है बेटा, तुम दूसरा काम देख लो। अब बेटी कुछ ही दिनों बाद, अध्यापिका जो थी वह शहर में ही, मेरठ शहर में ही एक कॉम्प्लेक्स में जाती है, वहाँ बातचीत करती है, तो एक शॉपिंग मॉल में काम करने लगती है। ये अजब सिंह को पता चलता है कि लड़की किसी शॉपिंग मॉल में काम करने लगी है, अब वह स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं आएगी। अब उसका दिल टूट जाता है। दरअसल वो लड़की को चाहने लगा था, पसंद करने लगा था। अब वो लड़की को फ़ोन करता है, अध्यापिका को फ़ोन कर। अध्यापिका जब फ़ोन नहीं उठाती है तो फिर वो कई बार फ़ोन करता है और उससे बातचीत करता है और लड़की को स्कूल में आने के लिए गुजारिश करता है। लड़की कहती है नहीं, मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छी जॉब लग चुकी है और अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, मैं उसमें खुश हूँ, इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन अजब सिंह लड़की को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम 10 दिनों के अंदर मेरे स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं आई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब लड़की कहती है जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे स्कूल में तो मैं नहीं आने वाली हूँ। अब लड़की रोज़ाना अपने कॉम्प्लेक्स जाती, शॉपिंग मॉल में काम करती, काम कर घर आती। 22 नवंबर
18 की रात को करीब 8 बज रहे थे। कॉम्प्लेक्स से काम कर अपने घर निकल रही थी। तो घर काफ़ी दूर रहता है। अब रात 8 बज रहे थे, काफ़ी सन्नाटा हो चुका था। उसको कहीं से भी कोई भी वाहन नहीं मिल रहा था। तभी वो इंतज़ार कर रही थी सवारी गाड़ी की, बस की। तभी वो देखती है कि एक ऑटो आ रही है। ऑटो वाला पूछता है, मैडम कहाँ जाना है? वो अपना जगह बताती है और ऑटो वाला कहता है, मैडम मैं वहीं जा रहा हूँ, पीछे बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा। वो पीछे देखती है तो एक लड़का बैठा रहता है जिसकी उम्र 25 से 30 साल रहती है। अब वह घबराती है, कहती है, नहीं आप जाइए, मैं दूसरी कोई ऑटो ले लूँगी। अब वह कहता, मैडम कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाइए। अब लड़की बैठ जाती है। जैसे ही कुछ दूर आगे एक जगह पड़ती है परतारपुर। परतारपुर के पास एक ढाबा पड़ता है, उससे 200 से 300 मीटर आगे एक सुनसान जगह रहती है, 2-4-10 पेड़ रहते हैं। जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँचती है, ऑटो वाला ऑटो को रोक देता है। लड़की पूछती है क्या हुआ? तो ऑटो वाला कहता है, मैडम कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। तभी वो पीछे जाता है और पीछे से कुछ बोतल निकालता है और एक बोतल पीछे बैठे हुए लड़के को देता है और एक खुद लेता है और लड़की के ऊपर खोलकर पानी जैसा, यानी कि यूं कहे कि तेजाब रहता है, डालता है तेजाब की बोतल और लड़की जल जाती, छटपटाने लगती है। वह चिल्लाने लगती, हाथ पैर जोड़ने लगती है, लेकिन दोनों कई लीटर तेजाब उसके ऊपर डाल देते हैं। पूरा शरीर उसका, आधे से ज़्यादा शरीर जल जाता है और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब लड़की ना तो ऑटो वालों को पहचानती थी, ना किसी को पहचानती थी। वह जोर जोर से चीखने लगती, चिल्लाने लगती है, भागते हुए ढाबे की तरफ जाती है। ढाबे वाले देखते हैं कि ये लड़की जली हुई लग रही, इसको ऐसा क्या हो गया, इसके शरीर पर कपड़े चिपके हुए और पूरा तेजाब उसको जला चुका था। अब ढाबे वाले देखते हैं, फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस लड़की की हालत को देखकर सन्न रह जाती है। अब पुलिस एम्बुलेंस बुलाती है, एम्बुलेंस आती है और लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में जाते जाते लड़की की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। अब लड़की का इलाज डॉक्टर करते हैं। कुछ दिनों बाद जब लड़की को होश आता है तो पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए लड़की से पूछताछ करती है। लड़की बताती है कि 8 बजे मैं जब ऑफिस से निकली तो ऑटो यानी कि वाहन का मैं इंतजार कर रही थी, तो कोई मिला नहीं, तो ये ऑटो वाला आ रहा था, इसी ने मुझे लिफ्ट दी और मैं इसके साथ जा रही थी और उसमें 2 लड़के सवार थे, एक ड्राइवर और एक पीछे बैठा हुआ लड़का। वह दोनों लड़कों ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की। उन दोनों ने गाड़ी रोककर गाड़ी खराब होने की बात कही और पीछे से कुछ बॉटल निकाला और पानी जैसा कुछ मेरे ऊपर गिराया और मैं जल गई। बाद में पता चला कि दोनों ने एसिड अटैक किया है। पुलिस पूछती है, क्या तुम उन दोनों लड़कों को पहचानती हो? लड़की कहती है, ऐसा नहीं है, मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ, ना जानती हूँ। धीरे धीरे लड़की की हालत सुधार होती है। अब पूछताछ में पता चलता है कि लड़की बताती है कि एक व्यक्ति जिसके यहाँ वो पहले पढ़ाने जाती थी, उसने कई बार धमकी भी दी थी। अब पुलिस को शक होता है। पुलिस अजब सिंह के मोबाइल कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि अजब सिंह जिस दिन लड़की के ऊपर तेजाब डाला गया था, उससे कई रोज पहले करीब 240 बार लड़की के फ़ोन पर कॉल किया था और लड़की ने उसका जवाब नहीं दिया था। इसके बाद उसने किसी और को भी कॉल किया था। अब पुलिस जो है अजब सिंह का मोबाइल कॉल डिटेल्स निकालती है और निकालकर जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि अजब सिंह ने उस दिन एक व्यक्ति को फ़ोन किया था जिसका नाम रहता है अंकित, और अंकित का ही साथी रहता है रोहित। रोहित को फ़ोन कर वह अजब सिंह कहता है कि देखो, एक लड़की है, उसको सबक सिखाना है और उसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये मैं दूंगा। दोनों तैयार हो जाते हैं और जो रोहित रहता है वह मेरठ के गगोल क्षेत्र का ही रहने वाला होता है। वह कहता है कि हत्या करने के इससे ज़्यादा पैसे लगेंगे। संचालक कहता है कि हत्या नहीं करनी है, बल्कि उस लड़की को सबक सिखाना है और उसके साथ ऐसा करना है कि वह किसी को शक्ल दिखाने के लायक न रह जाए। अब दोनों सुनकर हैरान रहते हैं, कहते हैं अगर वह जिंदा बची तो हम पकड़े जाएंगे। अब अजब सिंह कहता है कि वह जिंदा भी बची तो कोई बात नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उससे बात नहीं करता हूँ और मेरी बात कई साल पहले हुई थी। अब ऐसा वह झूठ बोलता है और दोनों सबक सिखाने के लिए उस लड़की को 10,000 रुपये में तेजाब डालते हैं और लड़की जल जाती है। अब जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। केस चलता है और अजब सिंह भी छूट जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहे थे। कई साल, यानी कि यूँ कहे कि 1 से 2 साल बाद अजब सिंह छूट जाता है और जो रोहित रहता है, अंकित रहता है, अंकित भी छूट जाता है। सबसे जिस व्यक्ति ने लड़की के साथ ज़्यादा बदतमीजी की थी वह रोहित रहता है।
अब रोहित मेन रहता है जिसने एसिड अटैक सबसे पहले किया था और लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। अब लड़की के बयान पर रोहित भी गिरफ्तार हो जाता है अजब सिंह के कॉल डिटेल से। अब रोहित जब गिरफ्तार हो जाता है तो उसे जेल हो जाती है। कुछ दिनों बाद रोहित जमानत पर छूट जाता है। अब फिर से लड़की को लगता है कि यह सही नहीं हो रहा है। अब लड़की हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट से जमानत रद्द होती है, फिर वह जेल चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह हाई कोर्ट से भी छूट जाता है। अब वह पूरी तरह से रिहा हो जाता है। अब लड़की सोचती है कि यह तो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, उसकी पूरी जिंदगी चली गई और अपराधी भी बाहर हैं। अब वह महिला टीम जिसने कई बयान दर्ज किए थे, एक निजी जो कहते हैं एनजीओ होती है, महिला एनजीओ की मदद लेती है, उसके साथ मिल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट महिला की बातों को सुनती है, उस अध्यापिका की बातों को सुनती है। सुन करके अब उस पर मामले को पलट देती है। अब उस लड़के रोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और उसे तन्हाई बैरिक में भेज देती है। अब लड़का जो कि रिहा होकर घर घूम रहा था, वो भी खतरा बना हुआ था समाज के लिए। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि ऐसे लोगों को बाहर रहना सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी फिर माँ बहन के साथ ऐसी हरकत हो। अब रोहित को तन्हाई बैरिक में डाल दिया जाता है, उसे आजीवन कारावास हो जाती है। अब उसी जेल में देवी सिंह जो कि पैसों के लिए अपनी माँ का कत्ल कर देता है, कत्ल करने के बाद अब उसके परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि देवी सिंह ने अपने माँ का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है और परिवार वाले खुद अपने ही पिता अपने बेटे के खिलाफ केस लड़ता है और केस में उसे आजीवन कारावास होती है। अब वह दोनों को एक ही बैरिक में रखा जाता है। दोनों एक ही बैरिक में रहते हैं, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातचीत करते करते 17 अप्रैल की रात को देवी सिंह और जब रोहित के बीच बातचीत हो रही थी, देवी सिंह जो कि अपनी माँ का कत्ल करके आया था और रोहित जो कि एक महिला के ऊपर पैसे लेकर तेजाब डालकर आया था, दोनों में बातचीत हुई। बातचीत कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई कि देवी सिंह को लगता है कि यह काफ़ी गलत है। अब उसकी बात देवी सिंह को इस कदर बुरी लगती है कि देवी सिंह ने उसके ही चादर से जो उसने ओढ़ रखी थी उसका गला खींचकर दबा देता है, उसकी मौत हो जाती है। नाक का नाक से जो ब्लड निकलते हैं उसे वह साफ करता है और फिर चादर ऊपर डालकर और खुद वहीं सबके पास ही सो जाता है। अब पुलिस जब सुबह तलाशी अभियान लेने जाती है कौन सा कैदी कैसा है, तो वह देखती है कि एक व्यक्ति सोया हुआ है और एक व्यक्ति बगल में सोया हुआ है। दोनों को जगाती है तो देवी सिंह तो उठ जाता है, लेकिन रोहित उठता नहीं क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। अब जांच पड़ताल कर पुलिस देवी सिंह को गिरफ्तार करती है क्योंकि वह उसी बैरिक में उसके साथ था। वह सारा जो भी जुर्म था वह कबूल करता है और जब वो जुर्म कबूल करने के बाद अब पुलिस फिर से उसे और भी कई धारा लगाकर जेल में डाल देती है रोहित के कत्ल के इल्ज़ाम में। अब घर वाले रोहित के इल्ज़ाम लगाते कि प्रशासन ने ठीक कत्ल कराया है, प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन उसी गांव में अध्यापिका के घर वाले और कई लोगों ने जश्न भी बनाया और मिठाइयाँ भी बांटी, क्योंकि उनके घर वालों का कहना है और कई लोगों का यह कहना है, उसके गांव के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि देर है अंधेर नहीं है, भगवान ने जो भी किया अच्छा किया। उसे आजीवन कारावास हुई, लेकिन एक महिला की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे अजब सिंह का हाथ था। अजब सिंह तो बच निकला, लेकिन मेन हाथ जो किलर रहता है, सुपारी किलर रोहित का रहता है और रोहित को कहीं ना कहीं देवी सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है आरपी वर्मा हैं, शरीफ मोहम्मद हैं, पीटी श्रीधर चार्या हैं चमोली से, सुरेश नायक हैं, रोहन सिंह वालिया हैं, सतीश गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ से हैं, सोहन लाल सेठिया ब्यूअर राजस्थान से हैं, सुनील चौधरी हैं सेंट्रल जेल राजस्थान से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।